उस दौर के अंदर जिस वक्त लोगों को पता भी नहीं था एनिमेशंस क्या होती है, आपने कैसे अपना कैरियर स्टार्ट किया इसमें? गवर्नमेंट की तरफ से एक एनिमेशन और गेमिंग ट्रेनिंग का कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। वो कराची और लाहौर में हो रहे हैं। दैट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएं कि पास में एनिमेशंस और 3D क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या चाहता है। एटलीस्ट पहले स्टेज के ऊपर, उसके बाद के स्टेज में AI खुद भी सोचना शुरू कर देगा, तो वहाँ पे आई डोंट नो कि फिर ह्यूमंस का क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी। लेकिन अगर कोई घर से स्टार्ट करना चाहे जो करियर में बच्चा, तो उसको तकरीबन कितने पैसे चाहिए होंगे कि वो स्टार्ट कर सकता है? आई नो पीपल जहाँ 400-500 लोग काम कर रहे हैं एंड दे स्टिल लुकिंग फॉर पीपल अकॉर्डिंग टू देम कि उनके पास इतना काम है कि उनके पास इतने लोग नहीं है। कोई डिफरेंस है AI और जनरेटिव AI में? कोई डिफरेंस है? AI की वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे खड़ा है, ठीक है, अगर हम इसे कैश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आसिफ इकबाल हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो एनिमेशन इंडस्ट्री है। ये फाउंडर ऑफ ब्रिज एनिमेशन, आइस एनिमेशन है। क्या इनसे आज डिस्कस करना चाह रहे हैं जो लोग अपना कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमेशन के अंदर, और कुछ इनोवेशन है और कुछ गवर्नमेंट ने कोई काम ऐसे किए हैं जो कि गेम इंडस्ट्री में आने चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें हम इनसे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि एनिमेशन से रिलेटेड कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, और उस दौर के अंदर जिस वक्त लोगों को पता भी नहीं था एनिमेशंस क्या होती हैं, आपने कैसे अपना कैरियर स्टार्ट किया इसमें? देखें, एनिमेशन का मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग बचपन का एक वो है कि एक दफ़ा मैंने टीवी पे, जब 5 बजे किड्स प्रोग्राम आते थे टीवी पे, PTV के ऊपर, तो मैंने उस पे एक प्रोग्राम देखा था जो कि एनिमेशन बनाने का प्रोसेस पूरा, वो एक डिज्नी का प्रोग्राम था कि भाई एनिमेशन कैसे बनती है। तो वो मैंने देखा था और आई वाज लाइक, मेरा ख्याल है कि 10-11 साल का होऊंगा मैं। तो समहाउ वो जो 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 पूरा प्रोसेस था और वो जो प्रोग्राम था वो मेरे बैक ऑफ द माइंड जो है वो आके बिल्कुल बैठ गया एंड इट नेवर वेंट अवे। सो वो मेरे दिमाग में हमेशा था। दैट्स वन थिंग। सेकंड ये कि फिर मैं चूँकि आई वेंट टू अ डिज़ाइन स्कूल, वहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन डिज़ाइन में किया। सो फिर जब मैं पास आउट हुआ उसके बाद आई वर्क विद कपल ऑफ एड एजेंसीज। तो एड एजेंसीज उस ज़माने में एनिमेशन बनवाने हांगकॉन्ग जाती थी। तो ये वो ज़माना था लेट 80s का, मतलब 88 के बाद का। उस वक्त तो सिर्फ ऐसे यूं हाथों से मूव करने वाले सिस्टम थे, अब तो बहुत ही हाँ, उस वक्त इतना कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं था। फिर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और कंप्यूटर ग्राफिक्स आई, एप्पल आया, फिर उसके बाद एक और सिस्टम आया विच इज़ अ वेरी हाई एंड सिस्टम, सिलिकॉन ग्राफिक, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली उन सिस्टम्स पे काम करने की। सो आई वाज बेसिकली, आई स्टार्टेड एज ए डेमोन्स्ट्रेशन आर्टिस्ट कि जो क्लाइंट्स को डेमोन्स्ट्रेशन देता था उन सिस्टम पे। सो वहाँ से ये शुरू हुआ। देन आई वेंट टू UCLA, वहाँ पे मैंने एनिमेशन और फिल्म प्रोडक्शन के डिफरेंट कोर्सेज किए, और फिर वहाँ से देन आई मूव टू, आई गॉट अ जॉब इन सिंगापुर। तो मेरी पहली जॉब सिंगापुर में थी एक एनिमेशन स्टूडियो में, और वहाँ से फिर सिंगापुर से आई मूव टू मलेशिया, और फिर मलेशिया से मैंने मूव किया इन 1996 आई गेस इंडोनेशिया। देन फिर मैं तकरीबन 2001 तक इंडोनेशिया में था। आई वाज रनिंग अ फैसिलिटी ओवर देयर, एनिमेशन स्टूडियो। फिर वहाँ से मैं पाकिस्तान आया, फिर मैंने पोस्ट इमेजेस शुरू की यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद इन 2002 आई स्टार्टेड पोस्ट इमेजेस, 2008 आई स्टार्टेड आइस एनिमेशंस। उसके बाद आई टुक अ ब्रेक, फिर मैंने दोबारा ब्रिज एनिमेशंस इस्टेब्लिश की इन 2019, और आइस और उसके दरमियान एक छोटा सा ब्रेक था, एंड देन यस हियर आई। चले माशाल्लाह, बहुत बड़ी जर्नी थी। और मुझे पता है क्यों अच्छा लगा, अभी हम लोग जितने भी नोमेड वाले ना वो ज़्यादातर या तो वो मलेशिया में नोमेड ढूंढ रहे हैं या इंडोनेशिया में, या फिर मलेशिया में, इंडोनेशिया में और श्रीलंका में, और फिर सिंगापुर में, इस तरह की कंट्रीज़ है, या फिर पुर्तगाल। तो आपने वो पहले ही एरिया थोड़े बहुत कवर कर, 3-4 तो उसमें से एरिया कवर कर ली, क्योंकि वो नोमेड में ये बड़े मशहूर चल रहे हैं कि भाई मलेशिया चले जाएँ।
तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। इंडोनेशिया चले जाए तो आपको मेरे ख्याल लाइफ टाइम समथिंग कुछ, एक दफ़ा आप रजिस्ट्रेशन करा लें कंपनी तो आपको नोमेड वीज़ा मिल जाता है, तो आप वो सारा पहले ही जर्नी करके आए। अच्छा, इसमें जो नए आने वाले ना उनको खौफ होता है कि जब वो किसी की दुकान पे जाते हैं पीसी पूछते हैं, वो बोलते हैं भाई, बोलता है 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का, तो शायद वो अपना कैरियर ही स्टार्ट नहीं करते और बोलते हैं भाई ठीक है मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाता हूँ। तो इसका कोई तरीक़ेकार बताएंगे आपने अपने आप को कैसे डेवलप किया, एंड देन जो नए आने वाले लोग हैं वो कैसे आ सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आना चाहें तो? देखिए, हमारे ज़माने में भी ये सिस्टम्स महंगे थे, क्योंकि जिन सिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली जो एनिमेशन के लिए हमने सिस्टम्स यूज़ किए हैं वो हमने उस ज़माने में यूज़ किए हैं लेट 80s में। वो सिलिकॉन ग्राफिक्स के थे। वो कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स थे। तो उनमें वो काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम थे। मतलब अगर आप बड़ा बेस लाइन सिस्टम भी लें तो वो $40,000-50,000 से कम का नहीं था। तो सिस्टम्स हमेशा से, एनिमेशन कंप्यूट इंटेंसिव प्रोसेस है, उसमें प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए होती है, तो सिस्टम्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। सो अभी भी यही है, बिकॉज ऑफ द ग्राफिक कार्ड, जीपीयूज़ महंगे हैं, और अब मोस्टली सिस्टम्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर जो हैं वो जीपीयू पे प्रोसेसिंग करते हैं और रेंडरिंग वगैरह। तो वो जीपीयू वाले कार्ड, हैवी 32 GB का कार्ड आप लेने जाएंगे, वो कार्ड इट्सेल्फ वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप एक्चुअल डिसेंट सिस्टम देखें एक एनिमेशन या कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए मैं कहूँ, या एनिमेशन के लिए, सो आपको 8-10 लाख से कम का एक डिसेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको डुअल मॉनिटर चाहिए होता है, फिर आपको ज़ाहिर है पावर प्रोटेक्शन के लिए भी आपको यूपीएस वगैरह ये वो सारी चीज़ें आपको उसमें लगानी पड़ती हैं, फिर ग्राफिक कार्ड्स भी हैं। सो ये सिस्टम जो है ये काफ़ी कॉस्ट कर जाते हैं, विच इज़ लाइक एक बैरियर टू एंट्री पे ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग एक ख़ास तौर पे एक लड़का जो अभी कैरियर शुरू कर रहा है वो किस तरह से अपने आप को रिफ़ाइन करेगा, सीखेगा, एक्सपर्टीज़ करेगा। दो के आप छोटे सिस्टम्स पे भी काम शुरू कर सकते हैं, मतलब 8 GB 10 GB के कार्ड पे भी, बट देन उस पे ज़ाहिर है आपकी लिमिटेशन होती है, बट नहीं, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो शुरू कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, मेन इशू इसमें टीचिंग का है कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो प्रॉपरली एनिमेशन को टीच कर रही हो। कुछ इदारे हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट्स खोले हुए हैं, लेकिन उनकी जो फैकल्टी है और उनका जो आप समझ लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर है टुवर्ड्स एनिमेशन, वो इतना अप टू डेट नहीं है कि उसके ऊपर आप प्रॉपरली एनिमेशन सीख सकें। तो ये एक लिमिटेशन है, बट लकीली इसका बहुत जल्द एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से एक एनिमेशन और गेमिंग ट्रेनिंग का कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। वो कराची और लाहौर में हो रहे हैं। दैट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट और बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तकरीबन 10,000 लोगों को ट्रेन करने का वो नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो लाहौर और कराची में। सो कराची चूँकि मोस्टली एनिमेशन का बेस कराची है और इत्तेफाक से गेमिंग का बेस लाहौर है, कुछ इस तरीके से इंडस्ट्री डेवलप हुई भी है। सो कराची वालों के लिए ये एनईडी में पूरा इसका एक सेंटर खुल रहा है, जहाँ पे ये बेसिकली ये आईटी मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है जो इग्नाइट के थ्रू हो रहा है। पाशा ने इसमें बहुत एफर्ट्स किए हैं। इसको पाशा में जो एनिमेशन सब कमेटी है उसके लोगों ने काफ़ी इसको प्रोसेस किया है, जिसमें अली एहसान है, हसान है और कुछ लोग हैं। सो ये प्रोसेस, तो ये काफ़ी एक बड़ा मैसिव, और गेमिंग के लोग हैं जिन्होंने इसको पुश किया। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आई गेस ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी आरएफपी उसका आ गया था कोई 4-6 महीने पहले, उसके बाद उसके लोगों ने बिड किया। अब मेरा ख्याल है कि वो डिसीजन आ जाएगा 1-8 महीने में, और फिर उसके बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। और सिस्टम वगैरह लगे हुए होंगे यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल, एक बड़ी लैब होगी, कोहर्ट होगा, इंक्यूबेशन सेंटर होगा, ट्रेनिंग सेंटर होगा, सब कुछ होगा उसमें। इट्स अ ह्यूज, तकरीबन 12,000 स्क्वायर फीट की आई गेस कि कम वेश एनईडी में वो जगह है। इट्स अ ब्रांड न्यू फैसिलिटी। और जो एनईडी में अगर आप जाएं तो एक इंक्यूबेशन सेंटर वाली जो साइड है उस जगह पे, तो वहाँ पे बिल्कुल नया स्ट्रक्चर बना हुआ है और उन्होंने लिया है। सो मेरा ख्याल है कि ये एक वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी, और फ्री एजुकेशन है। सो गवर्नमेंट कोई चार्ज नहीं करेगी आपको,
और जो पढ़ाएंगे लोग वो भी प्रोफेशनल होंगे, मतलब उस तरह के प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स बहुत कम है पाकिस्तान में। तो वही लोग वहाँ पे, मतलब जो जो अच्छी क्रीम है, जो खुद इंडस्ट्री के लोग हैं, वो लोग वहाँ पे टीच करेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को जो कि जिनमें टैलेंट है या जो ये करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ टफ फील्ड, नॉट फॉर एवरीवन, मतलब आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आपके अंदर वो सेंसेस होने चाहिए जो एनिमेशन करने के लिए चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लाहौर वालों के लिए भी, और कराची में, लाहौर में ये मेरा ख्याल है कि इंक्यूबेशन सेंटर ऑलरेडी है वहाँ पे ये शुरू हो रहा है, कराची में या NAD में शुरू हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, हर इंडस्ट्री के अंदर ना कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, कॉमनली होता है। जैसे अभी मैं आपसे बात करते करते आइडिया कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एनिमेशन है और गेमिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें कि एनिमेशंस, गेमिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसके कोई मिसकॉन्सेप्शंस अगर कोई है तो वो आज क्लियर करें, तो ताकि लोगों को आइडिया हो आपके एक्सपीरियंस से कि ये एक अलग चीज़ है या ये सिमिलर एक ही चीज़ के मल्टीपल नाम है। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन तो चलें, इट्स ऑल अबाउट डिज़ाइन, कि आप डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर प्रिंटिंग, क्योंकि ग्राफिक बेसिकली प्रिंटिंग का प्रोसेस है किसी किस्म की भी। ठीक है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइन हो गया कि वो डिज़ाइन है, वो स्टिल इमेजेस होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होती। अच्छा, जब हम फिर गेम्स की तरफ आते हैं तो गेम्स में दो पोर्शन होते हैं। गेम्स में एक गेम का कोर प्रोग्राम होता है जो गेम को चलाता है, वो बनता है प्रोग्रामिंग स्किल्स से। अच्छा, दूसरा जो विजुअल्स होते हैं वो एनिमेशन होती है, क्योंकि वो एनिमेशन का प्रोसेस से बनते हैं, यानी अगर एक कैरेक्टर भाग रहा है तो वो एक एनिमेशन है। तो गेम के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, गेम में प्रोग्रामिंग भी होती है, गेम में एनिमेशन भी होती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एनिमेशन इन अदर वर्ड हम जिसे कहते हैं, उसमें दो कैटेगरीज आ गई मेनली, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन। अब 2D एनिमेशन जो है वो मोस्टली फ्लैट इमेजेस होते हैं, और ट्रेडिशनली वो पेपर पे पेंसिल से या पेन से बनती थी, अब वो कंप्यूटर्स पे बनने लगी है, उसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं। 3D एनिमेशन जो है वो शुरू से कंप्यूटर पे हो रही है, और उसमें आप पहले 3 डायमेंशनल मॉडल्स बनाते हैं, फिर उनके अंदर आप रिगिंग करते हैं, यानी स्केलेटन देते हैं, टेक्सचर देते हैं, फिर आप उसे एनिमेट करते हैं और उसे आप रेंडर करते हैं। तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। इट्स लाइक 3D एनिमेशन में तकरीबन 6-7 प्रोसेसेस होते हैं ऑन एंड ऑफ, जिनसे गुजर के एक फ्रेम रेडी होता है। एज वर्सेस अगर हम 2D एनिमेशन देखें तो वो एक ही प्रोसेस से गुजरता है, और वो आराम से हो जाता है। और अगर गेमिंग की बात करें तो उसमें हमें 2 लोग तो एटलीस्ट चाहिए, एक तो फिर वो पूरा प्रोग्रामिंग का सिस्टम चाहिए, एंड देन 3D का पूरा उसका पूरा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, एंड देन वो कंपाइल होकर। जी बिल्कुल, आपको गेम इंजन चाहिए पहले कोई, फिर उस इंजन के ऊपर आपको उसका जो भी आपने अपना गेम डेवलप करना है उसे आप प्रोग्राम करते हैं, फिर आप उसके अंदर अपने कैरेक्टर्स और एनिमेशंस वगैरह ऐड करते हैं। सो ये गेमिंग का प्रोसेस है। ये गेमिंग का प्रोसेस है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताएंगे, अगर कोई, जैसे आपने बताया कि अभी घर, मतलब ये हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं गवर्नमेंट के, लेकिन अगर कोई घर से स्टार्ट करना चाहे, जो करियर में बच्चा आज के दौर में अगर स्टार्ट करना चाहे, तो उसको तकरीबन कितने पैसे चाहिए होंगे कि वो स्टार्ट कर सकता है? और ऐसे कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज हो जहाँ के वो अपने स्किल को अपडेट कर सकता हो, क्योंकि कोर्सेरा पे या यूडीमी पे इसके कोर्सेज अवेलेबल होते हैं आज? देखिए, कोर्सेज बिल्कुल अवेलेबल हैं, बल्कि फ्री कोर्सेज भी बहुत हैं। आप ख़ास तौर पे अगर आप 3D एनिमेशन में फ़र्ज़ करें कि आप यूट्यूब के ऊपर, और एक बेसलाइन सिस्टम भी अगर आपके पास है, फ़र्ज़ करें 6 GB का कार्ड है जो कि अब बहुत ही कॉमन है, 1080 टाइप का पुराना कार्ड है, बहुत सस्ता मिल जाता है। सिस्टम भी उसके ऊपर बेसिक अगर आप 16 GB का बना लें और एक डिसेंट स्टोरेज रखें तो आपको आराम से आप शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पहले आप फ्री कोर्सेज से शुरू करें। जब आप फ्री कोर्सेज से इनफ आपकी लर्निंग प्रोसेस से आप गुजर जाएं, उसके बाद आप एडवांस कोर्सेज ले सकते हैं। कुछ पेड कोर्सेज होते हैं, और कुछ हमारे यहाँ इस तरह की वेबसाइट भी है जहाँ पे जाके वो कोर्सेज आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो वो वैसे आपने बताया वो यूडीमी, कोर्सेरा वगैरह के कोर्सेज जो हैं वो आपको बड़े सस्ते भी मिल जाते हैं।
तो वो कहीं से आपको बल्क पैकेज मिल जाएगा, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। मगर फ्री रिसोर्सेज भी इतने अवेलेबल हैं कि आप उस पर अच्छा खासा सीख सकते हैं और प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। और अगर डिमांड की देखें तो एनिमेशंस की, अभी कराची पाकिस्तान में मैं मौजूद हूँ, पाकिस्तान की बात करें हम, तो अगर कोई सीख कर स्टार्ट करके अपना कैरियर बनाना चाहे तो स्टार्टिंग में उसको कितने हैं, क्योंकि हमारा तो स्टार्ट ही कैरियर पैसे से होता है ना, तो कितने पैसे बन जाएंगे हमारे? मतलब देखें अभी तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, एनिमेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में हैं। उसकी वजह ये है कि दो तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं इस वक्त। एक तो ये कि सेगमेंट इस तरह से है कि एक तो वो हैं जो लोकल एनिमेशन कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो प्रॉपर एनिमेशन स्टूडियोज़ हैं। दूसरा उस तरह की आईटी कंपनीज़ हैं जिन्होंने एनिमेशन सर्विसेज वो लेते हैं ऑनलाइन पोर्टल से, यानी कि फाइबर से या अपवर्क से या दूसरी जगहों से। उन लोगों के यहाँ बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। देयर आर लाइक आई नो पीपल जहाँ 400 500 लोग काम कर रहे हैं, एंड दे स्टिल लुकिंग फॉर पीपल अकॉर्डिंग टू देम कि उनके पास इतना काम है कि उनके पास इतने लोग नहीं हैं जो वो काम डिलीवर। सो फिर उसके अलावा वो इंडिविजुअल डायरेक्टली भी फाइबर या अपवर्क के ऊपर अपनी सर्विसेज दे सकता है, एंड ही कैन मेक गुड मनी सिटिंग एट होम, और लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, देखें वो गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट किया है जो सेगा के नाम से है, ये सेगा CEGA। बचपन में हम गेम खेलते थे ना सेगा जी, वो S से था, ये C से है। ये C से? अच्छा जी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कंप्यूटर एंड गेमिंग, ठीक है, ऐसा कुछ है, कंप्यूटर गेमिंग एंड एनिमेशन, CEGA। सो इसमें को वर्किंग स्पेस भी है और इसमें इंक्यूबेशन सेंटर भी है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ये भी होंगी कि आप अपनी कंपनी को यहाँ पे इंक्यूब कर सकते हैं, आप वहाँ से लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी मुख्तलिफ, आप समझ लें कि वेंचर कैपिटल या दूसरे इन्वेस्टर्स या सीड इन्वेस्टर्स वगैरह, अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई पोटेंशियल है। सो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिससे मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम पाकिस्तान में डेवलप होगा जो आज तक नहीं हो सका। और एनिमेशन लोगों ने ऑन देयर ओन या बहुत ही मतलब लिमिटेड रिसोर्स या लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अच्छा, जैसे AI आ गया, अब AI ने हर इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो कर ही दिया, जैसे कंटेंट राइटर को डिस्टर्ब किया, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को किया हुआ है, तो इस तरह से 3D में या एनिमेशंस में कुछ चेंजेस नहीं आई, कुछ ऑटोमेशन नहीं आया इसमें? मैसिव AI से बहुत बड़ा चेंज आने वाला है पूरी इंडस्ट्री में, और उसकी वजह ये है कि AI में एक जो बहुत विजिबल ट्रेंड है वो जनरेटिव AI है, जो कि मेरा ख्याल है सभी। तो कोई डिफरेंस है AI और जनरेटिव AI में? कोई डिफरेंस है? जनरेटिव AI नहीं, देखिए जनरेटिव AI फॉर समझ लें कि आप विजुअल्स क्रिएट करते हैं, जैसे मिड जर्नी हो गया, लूमा हो गया, यू नो, और बहुत सारे ग्राफिक्स से रिलेटेड हो जाएंगे जनरेटिव एनिमेशन। देखिए होता ये है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें इस वक्त काफ़ी काम हो रहा है और रियलिज्म बहुत ज़्यादा अचीव हो चुका है और होता जा रहा है। मतलब आई सी के इन नेक्स्ट 2 years टाइम शायद एनिमेशन और फिल्मिंग का प्रोसेस और एनिमेशन का प्रोसेस जो है वो 80-90% जो है AI पे मूव हो जाएगा, क्योंकि आप प्रॉम्प्ट दें, आपका विजुअल जनरेट हो जाता है। अभी उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी हो जाएंगी, मतलब वो लिमिटेशंस नहीं रहेंगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरा ख्याल है कि विद इन 6 months to a year वो चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, वो कंट्रोल आ जाएगा यूज़र के ऊपर। अच्छा, दूसरा ये कि ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें शुरू से दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज इन्वॉल्व हैं। मतलब अगर आप देखें कि AI को ड्राइव क्या कर रही है, तो AI को ये तो गूगल कर रहा है, या एप्पल कर रहा है, या अमेजोन कर रहा है, या माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। दीज आर द बिगेस्ट कंपनीज, ठीक है, एंड द रिचेस्ट कंपनीज। सो अगर वो इतना ज़्यादा पुश इसको कर रहे हैं, सो आई डोंट थिंक कि देर इज़ एनी वे कि उनको ना तो इन्वेस्टमेंट्स के इशू हैं, ना उनको स्पेंडिंग के इश्यूज हैं, और ना उनको
टैलेंट का इशू है. दे कैन हायर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड विच दे आर डूइंग. मतलब AI में इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स जो हैं दुनिया के वो AI में इस वक्त काम कर रहे हैं. सो मैं आपको इन अ नटशेल अगर बताऊं सिंपल कि इट गोना टेक ओवर मोस्ट ऑफ द जॉब्स इन बोथ एनिमेशंस एंड फिल्म मेकिंग. और विद इन नेक्स्ट आई से मतलब मेरे हिसाब से जस्ट गोना 2 to 4 years ये टोटली टेक ओवर कर लेगा और सभी कुछ फिर AI पे जनरेट हो रहा होगा. तो वो जो नए सीखने वाले उनके लिए डेंजर नहीं है कि वो अगर पूरा सीख कर आते हैं देन 2 साल में तो वो सीखने में लगाएंगे, इतनी देर में AI ले जाएगी उनको? देखिए अगर आज किसी ने शुरू करना है तो आज AI में कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो कि आप कहें कि जी मैं ये कर लूँ और मैं ये शुरू कर दूँ. अच्छा, दूसरा AI में भी कुछ प्रोड्यूस करने के लिए आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए. फ़र्ज़ करें कि आप स्टिल्स बनाना चाह रहे हैं, चलें एनिमेशन को छोड़ दें फॉर अ सेकंड, आप स्टिल फोटोग्राफी वाले इमेजेस बनाना चाह रहे हैं तो आपको लाजमी तौर पे फोटोग्राफी पता होनी चाहिए. अगर आपको कैमरा, लेंसेज, अपर्चर, लाइटिंग ये सब कुछ अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर AI पे भी कुछ नहीं बना सकते, आप अच्छा काम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. सो उस स्किल की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. आपको ये पता लगना चाहिए कि भाई ये इंडस्ट्री की एनिमेशन की ये रिक्वायरमेंट है, एनिमेशन इस तरीके से होती है, ये प्रोसेस होता है, तभी AI से आप वो रिजल्ट्स ले सकते हैं. अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. जो मैं समझा वो ये समझा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको फिर कैसे जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको चला भी कैसे सकते हैं, या अगर उसको ऐसे लेने जैसे AI अगर यूज़ भी करना है तो थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए, उर्दू आनी चाहिए, लिखेंगे तो आउटपुट आएगा. देखें इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. हर एक के जेब में कैमरा होता है आज, तो हर एक तो फिल्म मेकर नहीं है. ठीक है. सो इट्स अ सिंपल थिंग कि आपको वो बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए जो एक तरह से बेसिक है, और एडवांस है तो और अच्छी बात है. सो अब आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि 2 साल वो लगाएगा, तो आज जो शुरू करेगा वो 2 साल लगाएगा. लेकिन AI की ब्यूटी ये है कि AI में कुछ आपको सीखना नहीं है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. मतलब आज भी आप कोई मिड जर्नी पे बैठे हैं तो आपको प्रॉम्प्ट ही करनी है और वो इमेज जनरेट कर लेगा. आपको प्रॉम्प्ट करने में आप जितने एक्सपर्ट होंगे, एक्सपर्ट से भी क्या कि अगर आपको नॉलेज पता है, आपको पता है अच्छा एक इमेज चाहिए तो अच्छा कौन से आपको कैमरा लेंस चाहिए, अगर आपको वही बात आ गई कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप मिड जर्नी में अगर वो कैमरा बताएंगे कि भाई सोनी का फलाना कैमरा है और फलानी लेंस है और इतना अपर्चर रखो और ये डे है, ये लाइटिंग कंडीशन है, इस तरह की लाइट्स रखो, ये रेफरेंस है मेरा, तो वो आपको उतना ही अच्छा इमेज देगा आपकी प्रॉम्प्ट के हिसाब से. तो मैं नहीं समझता कि AI में कोई बहुत बड़ा लर्निंग कर्व होगा. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ़ यू नो कि आपको क्या चाहिए. डन हो गया. और अगर सीखना चाहे अभी इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल आ गए जैसे AI को ही हम जाके लर्न करना चाहें कि यार AI से ही प्रॉम्प्ट बनाना शुरू करते हैं, तो इस तरह के प्रॉम्प्ट की YouTube भरा हुआ है इस इंफॉर्मेशन से. हर तरह के टूल के ऊपर विद इन फ्यू आवर्स, अगर आप भी कोई टूल फर्ज करेंगे एट दिस मोमेंट लॉन्च होता है, विद इन फ्यू आवर्स आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी कि किस तरीके से होगा, क्या होगा. सो मेरा ख्याल है कि YouTube इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी नाउ. और 2D और 3D दोनों में हो जाएगा, राइट? कि अगर टूल, अच्छा मुझे एक और भी था, मैंने तो यूज़ नहीं किया, तो मैं AI तो यूज़ करते हैं हम जैसे रेगुलरली के कंटेंट लिखवा लिया, कम्युनिकेशन कर ली. मुझे कल गाड़ी की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो मैं गाड़ी की इन्फॉर्मेशन उसे सुनते हुए मैं ले ली. वो अब तो उर्दू में भी बात कर रहा है, पर मुझे कभी ये ट्राई नहीं किया कि अगर उसको 3D में मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है या मुझे इसे कप रखा हुआ है, बोलता है 3D में कप बनाते हैं, तो क्या 3D पे भी बना देगा वो? बिल्कुल बिल्कुल. अब टूल आ गए हैं और बड़े अच्छे टूल हैं, और आप उसमें कप, मग, जो कुछ भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं. एक आम इंसान भी बना सकता है. हाँ, कोई भी. जब मैंने कहा ना AI में जनरेटिव AI की ब्यूटी ये है कि सिर्फ आपको लिख के देना होता है आपको क्या चाहिए. लेट्स से आपने कब मुझे कहा स्टूडियो बनाते चले, आसान करते हैं. लोगों का इंटरेस्ट है, आजकल लोग पॉडकास्ट पे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं. हम कहते हैं मुझे स्टूडियो बनाना है, मुझे कोई आइडिया जनरेट करके दे दे. हाँ बिल्कुल. आपको उसको हम साइज वगैरह डॉक्यूमेंट डालेंगे. कोई टूल बताएं ना ऐसा कि जिससे अगर हम टेस्ट एंड ट्रायल करना देखिए, मैशी हो गया, एक और टूल कल ही आया, उसका नाम मुझे याद नहीं है लेकिन मैं आपसे शेयर कर लूँगा. दे आर वेरी गुड टूल्स. तो वो आपको डिज़ाइन भी दे देंगे. अच्छा, ये वो टूल हैं जो 3D में हैं, लेकिन अगर आपको फ़र्ज़ करें एक डिज़ाइन चाहिए
तो आप वो डिज़ाइन मिड जर्नी में बना सकते हैं, आप वो लेनार्डो में बना सकते हैं। तो इस तरह के और बहुत सारे टूल्स हैं। नहीं, मुझे तो 3D में ही था कि 3D में अगर हमने कोई रूम डिज़ाइन करना है एंड देन उसमें प्रॉम्प्ट डाला और साइज़ और लोकेशन डाली तो उस पर वो पूरा डिज़ाइन करके जी जी, काफ़ी हैं। देखिए, आपको जो चाहिए उसके लिए कुछ इंटीरियर डिज़ाइन के टूल्स हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। और वो फिर आप कमेंट में भी डाल दीजिएगा जो भी टूल्स ओपन जब आपकी पॉडकास्ट लाभ जी मैं आपको बिल्कुल तो उसमें comment में भी बिल्कुल मैं डालते वहाँ पे दे दूंगा। सो देखें, डिफरेंट टूल्स हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने गूगल पे जाना है और आपने सिर्फ अपनी क्या नाम इतना सा आप लिख दें उस पर कि इंटीरियर डिज़ाइन AI इंटीरियर डिज़ाइन टूल्स, वो आपको एक लंबी लिस्ट दे देगा। आप उसको वो लिंक के साथ आप उसको 1 by 1 चेक करते रहें। आपको जो भी उसमें से सूट करता है, कुछ फ्री होती हैं, कुछ में ये होता है कि फ्री क्रेडिट होते हैं, कुछ में कोई बट नॉमिनल फ़ी भी होती है, $5 $10, इससे ज़्यादा नहीं होती मंथली। सो वो टूल से आप सब कुछ जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएं कि पास्ट में एनिमेशंस और 3D क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या चाहता है। क्योंकि जब तक हमें पास्ट नहीं पता होगा तो प्रेजेंट में कुछ नहीं कर सकते। प्रेजेंट में तो हमें फ्यूचर का तो सोचना ही सोचना है ना। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस पर आप अपना फीडबैक दें, थोड़ा सा बताएं लोगों को कि भाई पहले बहुत मुश्किलात थी, अभी मैंने देखा AI की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी है, देन ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो अपने आप को अपडेट कर सकें। देखिए, हिस्टोरिकली अगर बिल्कुल पास्ट में हम जाते हैं तो वो तो फिर 2D एनिमेशन थी, ठीक है, जिसे हम एक क्लासिकल एनिमेशन भी कहते हैं, जो डिज्नी स्टाइल या वार्नर ब्रदर्स या जिसे आप कहें टॉम एंड जेरी और पोपाय या ये सारे सब 2D पे थे। ये सब 2D पे थे। ये पेपर से, पेंसिल से पेपर के ऊपर बनाए गए हैं, फिर उसे मैनुअली पेंट किया गया है, फिर उसके बाद उन्हें फ्रेम में कन्वर्ट करके फिर उन्हें बाकायदा एक सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स बना के उन्हें हम सिनेमा में देखते हैं या टीवी पे देखते हैं तो वो मूव करते हैं। तो ये क्लासिकल एनिमेशन है, जो सिंड्रेला और ब्यूटी एंड द बीस्ट जो ओरिजिनल बनी थी और ये सारी, तो ये 2D है जो कि पहला स्टेज था। उसके बाद फिर 3D एनिमेशन आई, जिसमें पहली आई गेस फीचर फिल्म शायद टॉय स्टोरी थी। टॉय स्टोरी ने फिर चेंज किया 3D एनिमेशन को, जो पिक्सार ने बनाई। और फिर उसके बाद 3D एनिमेशन, अच्छा अब अभी भी 2D एनिमेशन में फिल्म्स भी बनती हैं, टीवी शोज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं 2D एनिमेशन में। अगर आप देखें टीवी पे शोज़ तो मोस्टली जैसे पावर पफ गर्ल, इस तरह के शोज़ हैं, ये सारे के सारे 2D पे होते हैं। टीवी की एनिमेशन में बहुत कम 3D शोज़ हैं, इस मोस्टली 2D शोज़। लेकिन फिल्म जो बनती हैं वो मोस्टली 3D में बनती हैं, बिकॉज आपको वो ग्रैंड डिटेल मिल जाती है, आपको वो एनवायरनमेंट्स में वो रियलिज्म आ जाता है जो सिनेमा पे आप एंजॉय करते हैं। अब AI के थ्रू अभी तक AI का जो मेजर काम हो रहा है एनिमेशन प्रोडक्शन में, वो प्री प्रोडक्शन में हो रहा है, वो स्टोरी बोर्डिंग में हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन में हो रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमेशन AI की हेल्प ली जा रही है। लेकिन ग्रेजुअली द वे आई सी इट के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि विद इन 2 years ये टूल्स आ जाएंगे जो आप AI पे प्रॉम्प्ट के ज़रिए पूरी एनिमेशन जनरेट कर लेंगे। और उसका थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि बड़े आराम से आप कोई भी स्क्रिप्ट डालें, स्क्रीन प्ले आप दें, और उसके हिसाब से आज भी ऐसे टूल हैं जो उसका स्टोरी बोर्ड बना देते हैं, जो उसका एनिमेटिक बना देते हैं। यही टूल आपको फाइनल प्रोडक्ट भी निकाल के दे देंगे। और अभी जैसे 2 दिन पहले एप्पल ने यानी जो अपना नया टूल वीडियो जनरेशन का लॉन्च किया है, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, वेरी रियलिस्टिक, और बहुत अच्छा रियलिज्म की उसकी क्वालिटी है मेटा की। मेटा का साइट पे अगर आप जाएंगे, बात कर रहे हैं आप जो उन्होंने VR लॉन्च किया उसकी? नो नॉट VR, तो उन्होंने अभी तो 15-20 दिन पहले लॉन्च किया, नॉट द VR, तो वो ग्लासेस नहीं, VR के बाद उन्होंने ग्लासेस लॉन्च किए हैं। ग्लासेस के बाद मेरा ख्याल है डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने एक वीडियो जनरेशन सिस्टम बनाया है, ठीक है, लॉन्च किया। अभी लॉन्च नहीं किया है बट उसका उन्होंने डेमो दे दिया है, जो मेटा की साइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो वो इट्स वेरी रियलिस्टिक, और सबसे अभी नया वही है मेरा ख्याल है। वो उसको ओपन सोर्स रखेंगे, विच आई हर्ड
और उसमें मज़े की बात ये है कि वो साथ साथ ऑडियो भी जनरेट कर देता है। अच्छा, ठीक तो है। यानी एक अगर बर्ड्स उड़ते हुए जा रहे हैं तो वो बर्ड्स के साउंड डाल देगा, अगर एक बीच का सीन है तो वो वेव्स के, वेरी गुड साउंड इफ़ेक्ट्स, मतलब वो आप देखें वेरी इंटरेस्टिंग। और ज़ाहिर है अभी वो बीटा पे है, अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है, सो आई होप कि लॉन्च के वक्त वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सो इस तरह की डेवलपमेंट जो आ रही हैं वही डायरेक्टली एनिमेशन में भी आती हैं, क्योंकि आपके पास स्टाइलाइजेशन का ऑप्शन हो जाता है, आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है कि आप अपना कोई बनाया हुआ डिज़ाइन रेफरेंस के तौर पे डाल दें तो फिर वो सारी चीज़ें उसी रेफरेंस के हिसाब से कर लेता है। सो मेरा ख्याल है कि अभी भी मैं टूल टेस्ट कर रहा हूँ, देयर आर टूल्स एंड प्रोसेसेस जो बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रहे हैं, लिमिटेशंस हैं, बट आई थिंक 1-2 साल के अंदर वो लिमिटेशंस ख़त्म हो जाएंगी। एंड देन फ्यूचर में आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं, क्या चीज़ें अपनी इंडस्ट्री में चेंज करें? एक तो इंक्यूबेशन तो आ गया, एंड देन लोगों में आप क्या देख रहे हैं कि ये अगर चेंजेस आ जाए तो हमारे पास एक बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, गेमिंग की भी और एनिमेशन की भी। देखें, एआई की वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे खड़ा है, ठीक है, अगर हम इसे कैश करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि इसमें एंट्री का जो कॉस्ट है, एक तो एंट्री की यानी और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत लो है। यानी आप एक छोटे से पीसी के ऊपर, आप फ़ोन के ऊपर भी, फ़ोन पे कैसे हो सकता है? वो तो इतना, इनमें मोस्ट ऑफ द टूल्स जो हैं वो फ़ोन पे भी अवेलेबल फ़ोन हैं, पे भी अवेलेबल, क्योंकि होता ही है कि वो आपके फ़ोन पे प्रोसेस नहीं करता, वो आपके कंप्यूटर पे नहीं करता। हाँ, वो वेब पे जाके, वेब से, जिसको हम वेब सर्विसेज कहते हैं, वहाँ से वो प्रोसेसिंग पावर लेता है। तो इसकी वजह से आपको कोई अपफ्रंट कोई बड़ी कॉस्ट एआई के लिए चाहिए नहीं। तो कोई बच्चा फ़र्ज़ करें या कोई भी लड़का है, वो कुछ प्रोड्यूस करना चाह रहा है तो छोटे से पीसी पे, लैपटॉप पे, विन सर्टेन टूल, तकरीबन बहुत सारे टूल्स हैं जो फ़ोन के ऊपर भी अवेलेबल हैं, तो आप वो फ़ोन पे भी कर सकते हैं। तो वो आप प्रोडक्शन रेडी हो जाते हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सेकेंडली, इसकी इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे हैं कि यू जस्ट सिंपल आप उस टूल का नाम डालें तो आपको मिल जाएगा। अब मतलब आपको प्रॉम्प्टिंग के टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको बता देते हैं कि जी मिड जर्नी के लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट बनाने के टूल अवेलेबल हैं, या समझें कि लूमा के ऊपर या किसी भी एआई टूल के ऊपर बेस्ट यानी आप सिंपल लिखें कि फ़र्ज़ करें कि सिंपल सी है कि अ मोटरसाइकिलिस्ट, अब इतना सा लिख दें आप, ठीक है, और आप उससे कहें कि थोड़ी सी या थोड़ी डिटेल और डाल दें ऑन हाईवे। अब उसके बाद आप कहें कि भाई मिड जर्नी के लिए इसकी प्रॉम्प्ट जनरेट कर दो, तो वो टूल जो है मिड जर्नी के लिए उसकी एक डिटेल प्रॉम्प्ट दे देगा, जिसमें वो उसके सीन को भी डिफ़ाइन कर देगा, वो उसके कैमरे को भी डिफ़ाइन कर देगा, वो उसके मेरे ख्याल है डे ऑफ द टाइम को, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप उस प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से एडिट कर लें। सो ये इतनी आसानी से आपकी एंट्री हो सकती है फॉर अ गुड क्वालिटी प्रोडक्शन। सो इससे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अब आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, दुनिया में शायद किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में बोथ फिल्म मेकिंग और एनिमेशन में या गेमिंग में क्या चीज़ प्रोडक्शन प्रोसेसेस क्या होंगे। ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी अपनी जगह रहेगी, मतलब जो आप सोच सकते हैं वही आपको वो बना के देगा। सो एटलीस्ट पहले स्टेज के ऊपर, उसके बाद के स्टेज में एआई खुद भी सोचना शुरू कर देगा, तो वहाँ पे आई डोंट नो कि फिर ह्यूमंस का क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी। सो बट दैट इज़ अ डिस्टेंट फ्यूचर, के मतलब उसको हम कह सकते हैं कि 10 साल बाद शायद ऐसी चीज़ आए, लेकिन नेक्स्ट 3 to 5 years या 2 to 4 years 5 years में ये देख रहा हूँ कि ये टोटली टेक ओवर कर लेगा प्रोडक्शन प्रोसेसेस को। अच्छा आसिफ भाई, ये बात बताइए कि ज़रा, जैसे VR, ठीक है ना, AR, VR, XR और ये फिर ग्लासेस आ रहे हैं, इन सबको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें, और एनिमेशंस में या गेमिंग्स में इनमें क्या चेंजेस आने वाली है, और पाकिस्तान इसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर वो अपना इनपुट डाले और अपनी स्किल यहाँ पे अपडेट करे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अभी पूरी पाकिस्तान, जितनी भी दुनिया है, वो सब इसी चक्कर में लगी हुई है कि वो कुछ VR, AR और इस तरह की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, एंड देन हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो आपका मैं फीडबैक जानना चाहता हूँ कि आप इसमें क्या बताना चाहते हैं कि हम अपना पाकिस्तान में कैसे रोल अदा कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन।
देखें AR VR या ER एक्सटेंडेड रियलिटी, आर्टिफिशियल रियलिटी, आर्टिफिशियल, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक तरह से समझ लें कि समहाउ इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये एक ही चीज़ में जम होती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो पाकिस्तान एक पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, बिकॉज वाया इंटरनेट हम लोग इनविजिबल तरीके से कनेक्टेड हैं टू द एंटायर वर्ल्ड। हमारे पास वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस वक्त किसी बच्चे के पास US में हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास US में है, ठीक है। बैरियर टू एंट्री हमारा स्किल सेट है और हमारे आइडियाज़ हैं, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है इट्स अ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। आपके पास अगर AR में या VR में या EXR में या एनिमेशन में या गेमिंग में, इफ़ यू हैव आइडियाज़, आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। आप बड़े आराम से जेलिन हो जाते हैं ग्लोबल सिस्टम के अंदर। जैसे जितने भी बड़े सर्वर्स हैं वो ग्लोबली अवेलेबल हैं। अब वहाँ पे YouTube है, अब देखें YouTube इस वक्त मतलब वीडियोस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए, आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका कंटेंट पावरफुल है, आप कंटेंट लोड करें। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। पाकिस्तान में एक चैनल है जो लोगों को शायद पता भी नहीं है, बच्चों को पता होगा, किड्स लैंड के नाम से। किड्स लैंड एक चैनल है जो कोई बहुत पुराना चैनल नहीं है, मेरे ख्याल है 3-4 साल हुए होंगे उसको, ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके ऊपर बच्चों का कंटेंट है और उसमें कोई 1 महीना पहले जब हमने देखा था तो वो तकरीबन 2 बिलियन व्यूज़ हो चुके थे। 2 बिलियन व्यूज़, ठीक है। लोकल पाकिस्तानी एनिमेशन चैनल, ठीक है। सो इसका मतलब है कि कंजम्पशन है, कंज्यूमर हैं। और अभी अगर हम थोड़ा सा भी स्पेसिफिक बच्चों के कंटेंट के ऊपर आ जाते हैं तो देखें, इसी से अपॉर्चुनिटीज़ में ही मैं थोड़ा सा लोकल भी आपको बता रहा हूँ, फिर इंटरनेशनल पे भी हम आ जाएंगे कि देखें लोकल। आपको याद है कि आखिरी कोई आपने बच्चों का कंटेंट टीवी पे कब देखा था? नहीं याद, अभी तो नहीं ऐसा कुछ याद, ठीक है। मेरा ख्याल है कि मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ऐनक वाला जिन, अगर कोई चीज़ याद होगी आपको। उसके बाद कोई एक गिटारिस्ट से नदीम, वो कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे थे बच्चों के साथ बना के कुछ समथिंग, लेकिन वो लाइव था। ऐनक वाला जिन भी लाइव था, लेकिन प्योरली बच्चों का। पॉइंट ये कि हमारे यहाँ ये बड़ी सैड रियलिटी है कि हमारे मुल्क में बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो मेरा ख्याल है 40% के करीब होगी, या ना भी हो, जितनी भी है। हम लोग अपने बच्चों के लिए ना आज के डे में ना स्टोरीज लिखते हैं, ना हम उनके लिए कोई कंटेंट बनाते हैं। हमारे यहाँ कितने चैनल हैं, अभी कितने चैनल होंगे आपके पास एंटरटेनमेंट के, और इसके मेरे ख्याल आपके पास कोई 10, 12, 15 न्यूज़ चैनल हैं आपके पास, तो भरे हुए। हाँ, इतने ही समझ लें आपके पास, तो समझ 40-50 चैनल हैं। उनमें से कोई भी चैनल कोई बच्चों के लिए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग नहीं करता। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। और ये बड़ा मतलब समझ लें कि हमारे उन चैनल्स की तरफ से भी एक बहुत मैं कहूँगा कि इग्नोरेंस है कि आप इतने ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं हर चीज़ के अंदर, या अडल्ट कंटेंट पे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा कि बच्चों के लिए भी कोई कंटेंट होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा होगा जहाँ पे इस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता होगा, इस तरीके से इग्नोर किया जाता होगा। वजह ये है कि फिर हमारे बच्चों को मजबूरन कार्टून नेटवर्क और इंटरनेशनल कंटेंट की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई ये है कि आपकी स्टोरीज, आपकी कहानियाँ, आपके लाइफ स्टाइल से वो दूर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं कहीं नेशनलिज्म की या नेशनल उसकी, तो फिर वो आप बच्चों को दे ही नहीं रहे, तो बच्चा कहाँ से डेवलप होगा? तो कोई बाहर का कंटेंट कंज्यूम करके उन्हीं की लैंग्वेज उन्हीं में जाहिर है। तो अब देखिए ना, लोकली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाए। और बहुत आसानी से इतने चैनल हैं कि अगर वो 1-1 मिनट भी अपने उसमें शॉर्ट स्टोरी डाल लें तो मेरा ख्याल है कि कोई पता नहीं 25-30 मिनट दिन की तो यही अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जिसके लिए एक अच्छा खासा रिसोर्स चाहिए, लोग चाहिए। उसके अलावा फिल्में हैं। अब देखें हमारे यहाँ एनिमेशन में लोगों ने
बहुत बोल्ड स्टेप्स लिए हैं, बहुत रिस्क लिया है। मतलब ये बहुत पैशन ड्रिवन इंडस्ट्री है, और जहाँ पे बहुत पैशनेट लोगों ने, आज भी लोग हैं, मतलब कोई मॉडल नहीं था, कोई सिनेमा नहीं थे, थोड़े से सिनेमा थे। तीन बहादुर बन गई शर्मीन ने, जो पहली फिल्म बनाई थी, वो बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था। ठीक है, सिनेमा ना होने की वजह से उतनी व्यूवरशिप नहीं हुई जिससे कॉस्ट उसकी रिकवर हो सकती, लेकिन उसमें फिल्म का कसूर नहीं था, उसमें सिनेमा ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं, उसका पार्ट 2 बना, उसका पार्ट 3 बना, उसके बाद LIR बनी, उसके बाद LIR का पार्ट 2 बना, फिर उसके बाद एक मेजर ब्लॉकबस्टर आई डोंकी किंग, जो एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस और रेवेन्यू के हिसाब से। उसके बाद फिर अभी 2D एनिमेशन में बनाए पाकिस्तान ने, जो इम्पॉसिबल था। उस्मान रियाज ने जो फिल्म बनाई द ग्लास वर्कर, वो एक बहुत बड़ा मेगा टास्क था। मेगा टास्क मतलब वो 10 साल लगे उस लड़के को, उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल उस प्रोजेक्ट के ऊपर दिए। इट्स अ मास्टर, ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, बहुत अच्छी फिल्म उसने बनाई, प्योरली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर। सो ये सब वो लोग हैं, एंड दी अदर पीपल जो बहुत ही पैशन ड्रिवन लोग हैं। आई डोंट सी एनी अदर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसमें लोगों ने बिजनेस मॉडल को से हट के पैशन के ऊपर ड्राइव करके इतने बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। इनमें से कोई छोटा रिस्क नहीं था। एक एनिमेटेड फिल्म करोड़ों रुपए में बनती है, ठीक है, आपके जिंदगी के 2-3 साल वो खा जाती है। इन टर्म्स ऑफ ग्लास वर्कर, उस्मान रियाज के उसने 10 साल ले लिए उसकी ज़िंदगी के। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और ये ब्लैक एंड वाइट में अगर आप किसी अकाउंटेंट के साथ बैठेंगे और आप कहेंगे भाई इसकी फिजिबिलिटी बनाओ, तो देयर इज़ नो फिजिबिलिटी। सो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सच पीपल एंड सच इंडस्ट्री, जो कि इतने पैशनेट लोग हैं। इनमें से किसी एक ने भी पैशन के अलावा कोई चीज़ सामने नहीं रखी। उसको फिल्म बनानी थी, उसको कंटेंट बनाना था, उसको टीवी शो बनाना था, उसको यूट्यूब के लिए बनाना था, उसको टिकटॉक के लिए बनाना था। उसकी कोई फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं थी किसी भी प्रोजेक्ट की। ये सिर्फ पैशन। तो आप इस बात को समझें कि जो लोग इस इंडस्ट्री से हैं, उनका जो मेरा ख्याल है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसा नहीं होता है, वो पैशन होता है। येस, ऑफ कोर्स आपको पैसा चाहिए, लेकिन मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार कुछ और कर लो। अगर तुम शुरू करना है एनिमेशन में, बताओ कुछ और कर लो, ज़्यादा पैसे बना लोगे। बिकॉज ये प्रोसेस ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया, 6 अच्छे लोग होंगे, यानी 6 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के। यानी आपके पास अच्छा प्रोडक्शन डिज़ाइनर होगा, आपके पास अच्छा मॉडलर होगा, आपके पास, अभी ये मैं स्टोरी और वो मैं हटा के बात कर रहा हूँ, अच्छा मॉडलर होगा, अच्छा रिगिंग का एक्सपर्ट होगा, अच्छा एनिमेशन का एक्सपर्ट होगा, अच्छा टेक्सचर आर्टिस्ट होगा, अच्छा लाइटिंग आर्टिस्ट होगा, अच्छा रेंडरिंग आर्टिस्ट सुपरवाइज़र होगा, अच्छा कंपोजिटर होगा, अच्छा एडिटर। यानी ये 9 लोग हो गए, ये होंगे तो एक सिंगल फ्रेम आपका प्रोड्यूस होगा। एंड आप भी माशाल्लाह प्रोडक्शन पाइपलाइन को समझते हैं, तो 9 डिफरेंट प्रोसेसेस का होना इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड पाइपलाइन। और उनमें से कोई एक भी आपकी वीक हो गई तो आपका एंड फ्रेम जो है वो नज़र आ जाएगा कि यार अच्छा लाइटिंग अच्छी नहीं हुई, अच्छा यार मॉडलिंग अच्छी नहीं हुई, अच्छा यार रिगिंग सही नहीं हुई थी। इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन लेता है वन सिंगल फ्रेम। और आपके पास 1 सेकंड में, फ़र्ज़ करेंगे अगर 25 फ्रेम है, तो आपके पास सोच लें कि 1 मिनट में कितने फ्रेम है और एक फीचर फिल्म में कितने फ्रेम होते हैं। सो एवरी सिंगल फ्रेम आपको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और फिर आर्ट ऑन टॉप ऑफ इट, कि आर्ट का एलिमेंट, इट्स एन आर्ट फॉर्म। सो और अभी हमने राइटिंग की बात नहीं की, म्यूज़िक की बात नहीं की, साउंड इफ़ेक्ट्स की बात नहीं की, वॉइस ओवर्स की बात नहीं की, वो एडिशनल है इसमें। तो पॉइंट ये है कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रोफेशन, लेकिन माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि बहुत पैशनेट हैं, बहुत अच्छे तरीके से आज तक मैनेज कर रहे हैं। और बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमारी 90% फिल्में जो हैं, सिवाय मेरा ख्याल है कि ग्लास वर्कर का अभी पता नहीं है, या डोंकी किंग एक सक्सेस स्टोरी है, बाकी तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाती हैं।
बट उन लोगों ने दूसरी फिल्म भी बनाई, उन लोगों ने 3 फिल्में बनाई, और लोगों ने फिल्म बनाई। अभी एक और बहुत अच्छी फिल्म है जो अभी पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हुई है, उम्रो यार। वो भी आउट ऑफ इट्स अ प्रोजेक्ट ड्रिवन बाय अ वेरी पैशनेट पर्सन। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टिल पाकिस्तान में एक अ गुड नंबर ऑफ पीपल हु आर वेरी होपफुल, वेरी पैशनेट अबाउट इट। अभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी एक बिग सक्सेस होगी पाकिस्तान की एनिमेशन में। या कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन के VR AR, देखिए ये तमाम चीज़ें एक ही इंडस्ट्री का पार्ट हैं। सो अगर आपकी एनिमेशन में बहुत अच्छी स्किल सेट है तो VR में जाना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, बिकॉज सिंपल टूल्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप वो अपनी एनिमेशन या वो प्रोडक्ट लोड करेंगे तो वो VR में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, और पाकिस्तानियों के लिए इसलिए ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है कि द वर्ल्ड इट्स अ कनेक्टेड वर्ल्ड। सो ये पहली मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री है, और स्पेशली विद द AI एंड एवरीथिंग, कि आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी कनेक्टेड हैं। कोई भी आपसे आज नहीं पूछेगा अगर आप अच्छी चीज़ बनाते हैं, आप सिंपल, मैं तो बहुत सिंपल मार्केटिंग टूल बता रहा हूँ कि आप लिंक्डइन पे डाल दें, वहीं से आपको बिजनेस जनरेट हो जाता है। क्योंकि जिन लोगों को आजकल किसी कंटेंट की या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे पहले लिंक्डइन को चेक करते हैं जाके कि क्या अपॉर्चुनिटी है। फाइवर या अपलोड या उस जगहों पे भी लोग जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, यानी $250-300 बिलियन की अगर एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री है, और जाके फ़र्ज़ करेंगे ये 500, 600, 800 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो पाकिस्तानियों के पास उतनी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में जितनी कि US में बैठे हुए लड़के की है। असल में हमारा शायद माइंडसेट का भी मसला है कि हम गेमिंग के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं आ पाते, हम एनिमेशन की साइड पे इतना ज़्यादा नहीं आते। तो कभी कभी स्पिरिचुअल भी कॉन्फ्लिक्ट करता है इसमें या नहीं, एलिमेंट थोड़ा सा इसके ऊपर, जैसे इमेजेस के ऊपर अभी तो हम बहुत ज़्यादा आ गए, राइट? पहले हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था कि इमेजेस बनाने का, तो कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि उनका भी इन्फ्लुएंस आता हो? मेरा ख्याल है कि हाँ, मेरा ख्याल है कि म्यूज़िक की हद तक तो मैंने देखा है। जैसे मैंने जिस चैनल का आपको रेफरेंस दिया, किड्स लैंड, तो किड्स लैंड पे म्यूज़िक नहीं है शोज़ में, ठीक है, वॉइस ओवर है, म्यूज़िक नहीं है। लेकिन विजुअल्स की हद तक मैंने अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया कि ये प्रॉब्लम आई हो कि भाई आप विजुअल, मतलब वो कॉन्सेप्चुअली अगर आप डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हैं और कौन इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं। अच्छा, एक बनता खुद अपनी, जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे बच्चों के कार्टून बने होते हैं, तो क्या हमें 9 लोग चाहिए, 7 लोग चाहिए? इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मुझे पता है टीम बनाना हमारे यहाँ थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है, एक भी आगे पीछे होता है तो सिस्टम हो जाता है। तो उसका कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं कि एक बंदा अपना इंडिविजुअली कुछ बना के और यूट्यूब पे अपलोड कर दे एंड देन उसको टेस्ट एंड ट्रायल कर सके, इंस्टेड कि वो पूरा स्टूडियो बनाए और सिस्टम में उसके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है। जैसे अभी अगर हम इमेज की बात करते तो मेरे दिमाग में कोई इमेज चली, मैंने प्रॉम्प्ट दिया, उसने इमेज जनरेट करके दे दी। तो इस तरह से अगर हम एनिमेशन की बात करें AI जनरेटिव में, कोई इस तरह से कुछ हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है? जी, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि आप एक टीज़र बना लें, आप 2 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट का, अपने कॉन्सेप्ट को आप टेस्ट कर लें। अगर वो लोगों को पसंद आएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी लोग लाइक कर रहे हैं, व्यू आ रही है, लोग उसको मतलब वॉच कर रहे हैं। सो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूट्यूब अगेन वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ से आप ये टेस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कोई शो बना के डालें। अब एक बहुत सारे लोगों ने किया है, छोटा सा आप 2-3 मिनट का बना के डाल दें, उसके बाद आप उसको टेस्ट कर लें। सब्सक्रिप्शन से अंदाज़ा हो जाएगा, व्यूवरशिप से अंदाज़ा हो जाएगा। और इट टेक्स टाइम, ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं होती है अनलेस इट्स अ वेरी एस्टेब्लिश चैनल। और फिर दूसरे ऐसे चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको ये सब कुछ आप टेस्ट भी कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये YouTube बहुत अच्छा है। एक आइडिया थोड़ी दिनों पहले मेरे पास चल रहा था, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कोई एनिमेटेड कोई लगा दे बंदा और उससे हम कम्युनिकेट करें यहाँ का। तो क्या इज़ इट पॉसिबल आज के दौर में? ऐसा मतलब ऐसे ही मेरे पास दिमाग में बात आई थी कि हम यहाँ कार्टून बिठाएं, लेकिन अब वो सोच रहे थे कि उसको बनाएं कैसे। पर इसको क्या हम कंप्यूटराइज सिस्टम में मैनेज कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि यहाँ AI से बात करें हम,
लेकिन कोई कार्टूनिक करेक्टर बना हुआ और हम उससे कम्युनिकेट करें, तो क्या तो आप अपने आप को लाइव रखेंगे? लाइव मतलब हाँ, जैसे आपके साथ अभी कम्युनिकेशन चल रहा है, मेरी जगह कोई हाँ, कोई AI हाँ, तो AI से आप कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इस तरह के टूल्स तो बहुत अवेलेबल हैं जो आपके क्वेश्चंस के जवाब भी देंगे, और वो जवाब तो आ जाते हैं, वो तो हमारे पास भी यही है, वो हम सवाल करेंगे तो जवाब आ जाते हैं, बट द एनिमेटेड कैरेक्टर होना चाहिए। वही कह रहा हूँ, वो कैरेक्टर आपको जवाब देगा, वो कैरेक्टर जवाब, और वो कैरेक्टर भी आपकी मर्जी का हर दफा बन जाएगा। ठीक है, आप जिस तरह का भी कैरेक्टर चाह रहे होंगे उस तरह का कैरेक्टर आपका बन जाएगा। और वो आपके स्टूडियो का सेटअप शायद हमें आपको AI में ही करना पड़े, या आपके इस सेटअप में भी वो जैसे मैं बैठा हुआ हूँ वैसे बैठ जाएंगे। तो वो थोड़ा सा एक पोस्ट प्रोसेस होगा उसमें जो आपको करना पड़ेगा। फ्रेमिंग वहाँ जाके डालनी होगी, फ्रेम उसको वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। वो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एक्चुअली। तो आपको एक कैरेक्टर चाहिए जो मेरी जगह बैठा हुआ है और वो कर रहा है, तो वो बड़े आराम से हो जाएगा आपका। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी? नहीं, इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होते हैं मोस्टली। अब डिपेंड करता है, चूंकि आपका ड्यूरेशन बड़ा है तो मे बी $30 अ मंथ आ जाएगा आपको कॉस्ट, या उससे ज़्यादा आ जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में आपकी कॉस्ट नहीं आएगी। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स हैं ज़्यादातर, तो $10 से शुरू होते हैं, 20 पे आते हैं, 30 पे आते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा है कि हायर साइड पे 30 होते हैं, या उससे बड़े होते हैं तो एंटरप्राइज कॉस्ट होती है। तो वो डिफरेंट है कि जहाँ पे 20 लोग यूज़ कर रहे हैं, 40 लोग यूज़ कर रहे हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो टूल्स के भी कुछ नाम अगर कुछ याद आ जाए तो बता दें ताकि रिकॉर्डेड। देखिए अब टूल्स इतने ज़्यादा हैं कि ये अब क्यूरी जैसे बता दें आप, क्यूरी कि क्या क्यूरी लिखे हम गूगल पे उस पे, तो देखिए आप लिख लें, मतलब अगर आपको ये चीज़ चाहिए जो आप कह रहे हैं तो आप इसमें कह सकते हैं कि प्रेजेंटर, AI प्रेजेंटर, AI गेस्ट, AI व्लॉगर, AI बहुत कुछ। आप प्रेजेंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर आप उसको उसके बाद आप उसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक ही उसमें आपको 10 मुख्तलिफ किस्म के टूल्स मिल जाएंगे। फिर आप ये देख लीजिएगा कि कौन सा टूल जो है वो आपको सूट करता है। सो वो हो सकता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आसिफ भाई, ज़िंदगी में हर इंसान के फेलियर्स होते हैं। मैं चाहता हूँ आपके क्या फेलियर्स हैं जो कि हमारी व्यूवर्स जो है वो गलतियाँ ना करें जो आपने की हैं, क्योंकि मैंने देखा कि लोगों से सीखते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ आपकी गलतियों से हम सीखें और जो देख रहा है वो सीख ले, ताकि वो गलती अपने एनिमेशन के कैरियर में स्पेशली, और अगर वो गेमिंग के कैरियर में आ रहा है तो वो मिस्टेक्स ना करे। देखें, मिस्टेक से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि मेरा मेजर मैं कहूँगा कि फेलियर है वो ये कि हमारी इकोनॉमी ने, यानी मैं जब इंडोनेशिया से पाकिस्तान आया और मैंने यहाँ पे कंपनी सेटअप की पोस्ट मेजर्स के नाम से, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ अपने कैरियर के बारे में। जी। तो पाकिस्तान में कोई एनिमेटर्स इतने नहीं थे। एक आध कंपनी थी जो एनिमेशन करती थी, बट दैट वाज मोस्टली टीवी के प्रोडक्ट के लिए, यानी कि फर्ज करें कि सर्फ का डब्बा है या इस तरह की, यानी कैरेक्टर एनिमेशन कोई एक आध हुई होगी, ठीक है। सो मुझे एनिमेशन कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आया कि ह्यूमन रिसोर्स ही कोई नहीं है, कोई एनिमेटर ही नहीं है। तो हमने फिर ट्रेन किए। मैं पर्सनली हमारे यहाँ आर्ट कॉलेजेस में गया, वहाँ जाके लोगों को देखा, ढूंढा, बहुत सारे अच्छे लोग मिले और बहुत अच्छा। वो आज भी पाकिस्तान की बेस्ट क्रीम वही है जो मैंने पहले साल में हायर की थी पोस्ट मेजर्स में। वही आज पाकिस्तान में कंपनियाँ चला रहे हैं, वही आज सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और वही हमारी क्रीम है आज, और दुनिया भर में हर जगह हैं वो लोग। सो हमने, और एक और कंपनी है शार्प इमेज के नाम से, हमने मिलके ये ट्रेनिंग शुरू की एनिमेशन की, और उन लोगों ने भी ट्रेन किए, हमने भी किए। हमारा प्रोपोर्शन ज़रा ज़्यादा था। और फिर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फिर ये 2002, 3, 4 के बाद से ये ट्रेनिंग शुरू हो गई। और जो प्रॉब्लम इंडस्ट्री से आई हम लोगों को, वो ये कि अकॉर्डिंगली हमारी
इंडस्ट्री ने ग्रो नहीं किया, मतलब नॉट एनिमेशन। हम लोग तो मतलब मेरी कंपनी 100 पे चली गई, दूसरी कंपनी भी एक अच्छे साइज पे चली गई, बट कंजम्पशन नहीं थी एनिमेशन की। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ग्रो नहीं किया। जैसे मैंने शुरू किया था प्रोजेक्ट PNG के लिए, हमने किया कमांडर सेफगार्ड। सो कमांडर सेफगार्ड बेसिकली पहला एनिमेटेड लॉन्ग फॉर्मेट प्रोजेक्ट था जो सक्सेसफुल रहा। हमने उसकी तकरीबन 10 फिल्में बनाई, बट वो क्लाइंट का था, ठीक है, वो ब्रांडेड कंटेंट था। इसी तरह से मिल्कीटियर हुआ, इसी तरह से फिर हमने एक और किया था इसका अपना रैकेट एंड कोलमैन का, उनके लिए किया डेटॉल वॉरियर, उसके भी काफ़ी हमने बनाए, लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट्स भी ख़त्म हो गए, वो आगे नहीं बढ़े, ठीक है। और दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं, सिनेमा हमारे यहाँ ख़त्म हो गए थे, तो ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं रही कि भाई आप फिल्म बनाएं और सिनेमा पे रिलीज़ करें। वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई। इंटरनेशनली हमारा प्रॉब्लम ये था कि वही दौर था जब पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं थे, तो कोई बाहर से पाकिस्तान आना नहीं चाहता था, और इस वजह से वो तो तमाम मतलब समझ लें कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो एक एनिमेशन स्टूडियो के अगेंस्ट चल रही थी। विंड्स जो थी वो हमारे ख़िलाफ़ थी। तो किसी ने भी एनिमेशन में वेंचर करने की कोशिश की और कोई कंपनी एस्टेब्लिश की, उसको मेजर प्रॉब्लम्स यही आई कि ना पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी है, ना पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं, और हम रीजन से इस तरह से कट चुके थे कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि हम बिज़नेस करें। क्योंकि एनिमेशन का ऐसा होता है कि समटाइम्स इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है। जैसे मैंने एक कार्टून नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, मैंने तकरीबन 1000 मिनट से ज़्यादा कार्टून नेटवर्क के लिए एनिमेशन प्रोड्यूस की है। तो उसमें हमारे यहाँ कराची में आगे डायरेक्टर बैठा होता था, ठीक है। सो अब कोई तो आ जाता है, देयर आर पीपल जो रिस्क ले लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो नहीं लेती हैं रिस्क। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है कि भाई आपका प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ डायरेक्टर भी आएगा या प्रोड्यूसर भी आएगा, दे डोंट फील सेफ कि भाई कितना ठीक है, यानी ठीक है हम खुद सेफ फील नहीं करते, मतलब कहीं भी रुक के गाड़ी में हम सुकून से बात नहीं कर सकते रोड के ऊपर, ठीक है। तो ये हमें परेशानी रखती है कि अभी कोई आएगा और कुछ हो जाएगा। सो उस ज़माने में तो हालात ही और थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। तो मतलब मेरे क्वेश्चन आपका मेरे फेलियर की तरफ था, तो मेरे मोस्ट ऑफ द फेलियर्स जो थे वो इन चीज़ों को की कैलकुलेशन में मैंने मिस कैलकुलेट किया। मुझे ये लगा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा जो इन रियलिटी था। तो हमारी, जबकि उसके बावजूद भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, इंटरनेशनल किए। मैंने बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में की, सन ऑफ द मास्क, एग्जॉर्सिस्ट द बिगिनिंग, ये सब पाकिस्तान में हुई, कराची में हुई। उसके बाद हमने बहुत सारी फिल्में की, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में कोई 10-12 हॉलीवुड की फिल्में हैं। तो वो की हमने पाकिस्तान से ही की, कराची से ही की। लेकिन शायद ये नंबर इससे बहुत बड़ा होता अगर हमारे हालात और हमारी इकॉनमी अच्छी होती। अच्छा, अभी करंटली अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ है, हमारे पास टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हम गेमिंग की इंडस्ट्री की बात करें, एनिमेशन की इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो कौन कौन सी अभी करंटली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिस पे हम आज ही डाइव इन कर सकते हैं? देखें, गेमिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत अच्छी है और वो लोग बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, और अब वो अपने गेम्स के ओरिजिनल गेम्स की तरफ भी बहुत सारी कंपनीज़ काम कर रही हैं। और देयर आर कंपनीज़ जिन्होंने थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ गेम्स बनाए हुए हैं। सो गेमिंग इंडस्ट्री को तो मैं कहूँगा कि उनके यहाँ तो सक्सेस स्टोरीज़ भरी हुई हैं। मतलब अगर आप देखेंगे, सो एवरी अदर कंपनी उसकी कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी है। सो गेमिंग को मैं डिफरेंटली लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वो एक सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी है और वो लोग और आगे जा रहे हैं। एंड लकी फॉर देम कि उनको हर तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और दे वर वेरी स्मार्ट पीपल इन गेमिंग कंपनीज जो कि जिन्होंने एस्टेब्लिश की, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली वो मॉडल को लिया। अभी तो गेम में मैंने ये भी सुना है कि वो आपस में फाइट्स कर रहे हैं, उसमें अवार्ड्स मिल रहे हैं। दिस इज़ द रियल। मैंने देखा था कि आपस में गेम हो रहा है, गेम में अवार्ड्स मिल रहे हैं।
मैंने कहा ये तो एक इंडस्ट्री डेवलप आपको हो गई है। हैरत होगी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें एक हमारे ही दोस्त हैं, उनकी प्रेजेंटेशन थी इमरान की, उनकी एक कंपनी है रैप्टर, तो उन्होंने ये बताया था, तो वो बता रहे थे मुझे, और वैसे भी कि किड्स आर मेकिंग गुड मनी, मतलब जो ए लेवल के गेमर है पाकिस्तान में, वो ऑन एन एवरेज 2 से 3 मिलियन रुपए महीने मंथली कमाते हैं। जो उससे नीचे की कैटेगरी है वो तकरीबन 1 से 1.5 मिलियन कमाते हैं, उससे नीचे तकरीबन। तो इस तरीके से डिफरेंट लेवल हैं लोगों के, जो यही जो आप बता रहे हैं कि गेमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे रियली मेक गुड मनी। सो गेमिंग का तो ये हो गया। एनिमेशन में अगर आप देखें तो एनिमेशन में पाकिस्तान को अगर बिग सक्सेस चाहिए तो वो आपको लोकली नहीं मिलेगी। लोकल कंजम्पशन आपकी, मैंने आपको बताया, थिएटर्स नहीं है, सिनेमा नहीं है, सिनेप्लेक्सेस नहीं है। लेकिन अब तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, डालें नेटफ्लिक्स पे डालें, यूट्यूब पे डालें, अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। नेटफ्लिक्स पे भी देखें, एनिमेशन के इतनी प्रोग्रामिंग नहीं होती है बट इतनी नहीं होती है एनिमेशन। उन्होंने फ़र्ज़ करें कि पेंडेमिक के दौरान अगर कहा था कि हम हर साल 10 एनिमेटेड फीचर लाएंगे, तो वो हार्डली 2 लेके आते हैं, बिकॉज उनकी मार्केट नहीं है। लेकिन हमारे पास जो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, दैट इज़ अ को प्रोडक्शन, कि पाकिस्तानी एनिमेशन कंपनी एक यूएस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ या प्रोडक्शन हाउस के साथ को प्रोड्यूस करे। को प्रोड्यूस का मतलब ये है कि हम उन्हें एनिमेशन करके दें, और वो प्री प्रोडक्शन यानी कॉन्सेप्ट उनका हो, डिज़ाइन उनका हो, डायरेक्टर उनका हो, प्रोड्यूसर उनका हो, साउंड उनका हो, म्यूज़िक उनकी हो, एडिटिंग उनकी हो, हम उनको एनिमेशन प्रोड्यूस करके दें। वहाँ पे वेस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनिमेशन जो है वो बहुत हाई है। तो जो चीज़ वहाँ पे फ़र्ज़ करें कि वेस्ट में कॉस्ट करेगी अबाउट $10 मिलियन, वो पाकिस्तान में $1 मिलियन, 1.5 मिलियन एट मोस्ट $2 मिलियन के अंदर बहुत आराम से प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इट्स अ बिग सेविंग फॉर अ यूएस प्रोड्यूसर। और ये आउटसोर्सिंग मॉडल पे भी होता है, इसमें आप आउटसोर्सिंग पे भी जा सकते हैं, क्योंकि देखें अब हो ये रहा है कि वक्त के साथ साथ इंडिया एक्सपेंसिव हो रहा है, चाइना एक्सपेंसिव हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज हमारे डॉलर कन्वर्जन रेट की वजह से हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब हम अपने 25-30 करोड़ रुपए के अंदर वो काम करके दे सकते हैं, जो अब इंडिया के 25-30 करोड़ रुपए उससे 3 टाइम्स हो गए, या चाइना के भी एक्सपेंसिव हो गए। तो पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी इस आउटसोर्सिंग मॉडल पे स्लैश को प्रोडक्शन मॉडल पे। को प्रोडक्शन में ये होता है कि आप अपने फंड से उस प्रोजेक्ट में वो काम करके देते हैं। आउटसोर्सिंग पे तो ये ठीक है, वो आपको पैसे दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, लेकिन आसान तरीन रास्ता ये है कि आप को प्रोडक्शन के पास जाएं। हमारे लोकल इन्वेस्टर जो हैं या फाइनेंसर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट फंड करें, उनको फ़ायदा ये होगा। देखें, बड़ा सिंपल फार्मूला है। यूएस में एक एनिमेटेड फिल्म बनती है, ऑन एन एवरेज इट्स अ $20 मिलियन प्रोजेक्ट। मैं भी अभी एक पे काम कर रहा हूँ, दैट इज़ अ $20 मिलियन उसका बजट है, जो तकरीबन 50-50 होता है। यानी 10 मिलियन प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के हैं, जिसमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टोरी, ये सब कुछ आ गया। $10 मिलियन तकरीबन आपका बनता है एनिमेशन प्रोडक्शन का। ठीक है। वही एनिमेशन प्रोडक्शन अगर आप पाकिस्तान में करते हैं तो आपको हार्डली वो फ़र्ज़ करें कि $2 मिलियन कॉस्ट करती है। जबकि मैं ज़ीरो से स्टूडियो अप करें और तमाम इक्विपमेंट नया लेकर आएँ, सर्वर्स लेकर आएँ, सब कुछ लेकर आएँ, तब वो इतना कॉस्ट करेगा आपको। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो फिर आपका इससे कम करेगा। तो बहरहाल फ़र्ज़ करें 2 मिलियन का रख लिया। अब एक इन्वेस्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? ठीक है, इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि वो पैसे लगा रहा है $2 मिलियन, लेकिन उसकी वैल्यू जो बन रही है वो बन रही है $10 मिलियन। सो 5 टाइम्स उसका बुक वैल्यू है। हाँ। ठीक है। सो अब ये नहीं है कि मतलब, और फिल्म में इससे ज़्यादा ही करना है, क्योंकि 20 मिलियन वो नंबर है जिसमें फिल्में रिकवर भी कर लेती हैं और प्रॉफिट भी बना लेती हैं। ठीक है।
सो अगर हमारा इन्वेस्टर इसमें $2 मिलियन इन्वेस्ट करता है और जो कि इन्वेस्टमेंट रुपए में है, लेकिन सारी की सारी वैल्यू आपको डॉलर में मिल रही है क्योंकि ये पैसा बाहर से आएगा। तो आप समझ रहे हैं इसका डिफरेंस कि इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें चूंकि आपकी बेस उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी वो 10 मिलियन होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके 2 मिलियन ऑलरेडी जब जिस दिन आपने काम शुरू किया है आप बेसिकली वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है, बुक के ऊपर। जब फिल्म रिलीज होगी जाहिर है सबसे पहले जो पैसे रिकवर होते हैं वो आपकी इनिशियल कॉस्ट होती है, तो वो पैसा भी जो सबसे पहले आएगा वो आपको रीइंबर्स होगा, तो वो आपके उसके बाद प्रॉफिट जो है वो अकॉर्डिंग टू योर लेकिन स्किल का भी तो मसला आएगा, स्किल्स भी तो हमारे पास इतने अच्छे नहीं है। देखिए स्किल तो हो भी जाती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी हो जाती है। और अभी मैं जो स्किल का मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा सेगा का प्रोजेक्ट आ रहा है गवर्नमेंट का ट्रेनिंग का, उसके बाद पाकिस्तान में स्किल का इशू मेरा ख्याल है कि अगले 2 साल 3 साल में नहीं होगा, बल्कि पहले साल के बाद ही आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपके पास 100 मजीद भी आ गए लोग इंडस्ट्री में तो आपके पास स्किल का इतना वो नहीं होगा, क्योंकि हायरार्की में ऊपर अगर सीनियर लोग हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं तो वो नीचे वाले जल्दी सीख जाते हैं, और ऑन जॉब ट्रेनिंग अगर मिल जाएगी तो वो और जल्दी सीख जाएंगे। फिर बहुत सारे मॉडल ऐसे भी हैं कि भाई आप वहीं पे जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको आप वहीं से एज ए इंटर्न हायर कर लें, ऑन जॉब ट्रेनिंग की ऑफ़र कर दें। वो लोग एक बेसिक स्किल सीख के आए होंगे, वो बहुत तेज़ी से लर्न कर लेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ मैं अगले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, और बट सब्जेक्ट टू के हमारे इन्वेस्टर्स इस पे सीरियस हों या वीसीज आएँ इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग टेक्निकल हैं या जो एनिमेटर्स हैं उनके पास तो इस तरह की फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। सो बड़े गेम के लिए या गवर्नमेंट कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए कि इन लोगों को फंडिंग अवेलेबल हो, तब ये एक बहुत बड़ा मॉडल बन सकता है। को प्रोडक्शन एक बहुत अच्छा मॉडल है। सर्विसेज ठीक है, अब आपको किसी को आउटसोर्सिंग पे मिल जाता है प्रोजेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके लिए उनको जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं कि वो फॉरेन ट्रेड शोज़ में जाएं, फॉरेन मार्केट में जाएं, पार्टिसिपेट करें, वहाँ पे अपना काम प्रेजेंट करें, वहाँ पे लोगों से मीटिंग करें। क्योंकि मोस्टली मैंने जो प्रोजेक्ट लिए हैं मैंने इसी तरीके से लिए हैं कि मैं कांस फिल्म फेस्टिवल जा रहा हूँ या मिपकॉम जा रहा हूँ या किड्स स्क्रीन जा रहा हूँ, और वहाँ जाके मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होती, मतलब मैंने डजन्स ऑफ बड़े प्रोजेक्ट, यानी हम टॉकिंग बड़े से मुराद फीचर फिल्म लेवल के या एपिसोड टाइप के और मतलब प्रोजेक्ट्स में, वो मैंने इन्हीं ट्रेड शोज से लिए। तो वहाँ जाके आप स्टॉल्स लगाते थे या वैसे ही जनरली? नहीं, मैंने कभी स्टॉल नहीं लगाया, और मैं वैसे ही लोगों से अपॉइंटमेंट सेट करके जाता था, मिलता था, क्योंकि वेबसाइट होती है उनकी, आप रजिस्टर करें 4-5 महीने पहले, तो आपके पास एम्पल टाइम होता है कि आप अपना लोगों से कम्युनिकेशन शुरू कर दें और उनसे अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू कर दें। सो मोस्टली आपका विद इन फ्यू मंथ्स इतने अपॉइंटमेंट हो जाते हैं कि आप के पास पे टाइम नहीं होता। मतलब इस तरह से करते थे, जिनकी भी स्टॉल्स लग रहे थे उनके अपॉइंटमेंट्स आप पहले आपके पास बायर्स की लिस्ट आ जाती है, हर तरह की कैटेगरी की लिस्ट होती है, ठीक है। आप वो लिस्ट स्क्रीन करें, आप देखेंगे कौन आपको मैच कर रहा है, कौन है जिसके पोर्टफोलियो में एनिमेशन है या जो देख रहा है, इधर को प्रोडक्शन पार्टनर देख रहा है, इधर सर्विसेज के लिए देख रहा है, आप उनसे बुक कर लें, आप उनको अपना पोर्टफोलियो शेयर कराएं, वो अपनी वेबसाइट आपकी देख लेंगे, पोर्टफोलियो देख लेंगे, टाइम दे देंगे। फिर जब वो इवेंट शुरू होता है वहाँ चले जाएं, उन लोगों से मिल लें। देयर कॉफ़ी शॉप्स होते हैं या उनका जिनके स्टॉल होते हैं उनके आप स्टॉल पे जाके मिल लेते हैं, जिन वरना आप कहीं और भी मिल लेते हैं, तो अपना प्रोफाइल उनके साथ शेयर कर लेते हैं। फिर वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, मीटअप्स होते हैं। तो बड़ी सस्ती कॉस्ट आपने बड़ा अच्छा, किसको हम कहते हैं जुगाड़, तो ये तो बड़ा अच्छा आपने एक तरीका बताया कि अगर बिजनेस भी करना है, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं हर्ट किया, ना किसी ने मेरे ख्याल से ये तरीका बताया है कि लोग कोशिश ये करते हैं कि स्टॉल लगा लें। आपने उसका एक, मैं कहता हूँ, हैक निकाला है। आपने कहा जब उसमें से पार्टिसिपेट करें, उनकी लिस्ट बनाएं और उनके साथ कम्युनिकेट कर लें। स्टॉल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि $2-3 हज़ार लग जाता है आपका तकरीबन। नहीं, स्टॉल में तो आपका उससे ज़्यादा भी लग जाता है। और स्टॉल अब आप शुरू में देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहें कि पाकिस्तान बूथ गवर्नमेंट करती है, मतलब
इस तरह से जायटेक्स में भी चल रहा है, करती भी है अभी गेमिंग के लिए किया था, सब्सिडाइज भी किया था ये जायटेक्स में, या GDC गेम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में लास्ट ईयर हुआ था और भी हुआ था। तो अब एक एनिमेशन के लिए भी होगा इंशाल्लाह। तो अगर इस तरह से 4-5 कंपनियां मिलके कर लें या गवर्नमेंट स्टॉल ले ले, बाकी एक्सपेंस कंपनियां कर लें, तो ये कोई भी ऐसा फार्मूला हो जहाँ पे फुली सब्सिडाइज भी हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब अगर पाकिस्तान का स्टॉल होगा, उसका इम्प्रेशन ज़्यादा होगा। उसका इम्प्रेशन इसलिए ज़्यादा होगा कि अगर 4-5 कंपनियां हैं तो जो सामने वाला आपका क्लाइंट होता है या पॉसिबल क्लाइंट होता है, वो आपको और सीरियसली लेता है एज वर्सेस कोई इंडिविजुअल कंपनी हो या इंडिविजुअल हो। जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा ज़ाहिर सारा एक्सपीरियंस इंडिविजुअली लोगों से मिलने का था, तो उसका इतना वेटेज नहीं होता जितना अगर आपकी कंट्री का स्टॉल है या आपका ग्रुप ऑफ कंपनीज का है, क्योंकि उस पर 4-5 लोग खड़े हुए हैं, तो हर एक जाके ये कंफर्टेबल फील करता है कि एक बड़ी एनिमेशन इंडस्ट्री है इनके यहाँ। तो मेरे ख्याल है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ से फ्यूचर में बहुत कुछ अब आज जैसे फाइवर है, अपवर्क है, इस तरह की साइट्स हैं, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ से लोग थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स जो इन जगहों से ऑन अ डेली एवरी नाइट रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो इस तरह से। मैं कहता हूँ कि आसिफ इकबाल साहब चाहते हैं कि एक अभी भी इस उम्र में भी इतना तजुर्बा होने के बाद ये एक स्किल मैं अभी भी सीखना चाहता हूँ। वो कौन सा स्किल है? देखें, मेरी जो स्किल अब मैं अगर सीखना चाहता हूँ तो उसमें सीखने को कुछ नहीं है। दैट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मैं अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मेरा अब ये अगर ट्रेनिंग सेंटर हमारा खुलता है तो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड कि मैं वहाँ पे टीच करूँ। सो अब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं या तो कंपनीज़ को कंसल्टेंसी दूँ या न्यू कमर्स को गाइड करूं, या मैं आपके पॉडकास्ट की तरह आके लोगों से मतलब इस टॉपिक पे बात करूं, या मैं मतलब आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स टीचिंग रादर देन के क्योंकि अब स्किल सेट्स रिवर्स हो रही हैं। मैंने आपको ना AI के बाद बिल्कुल चेंज हो रहा है, डायनामिक्स चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। नेक्स्ट मैं प्रोडक्शन पाइपलाइन अपनी इंडस्ट्री की देखता हूँ तो शायद 3-4 साल में एंटायरली डिफरेंट होगी, और उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग सीखने का कुछ उतना है नहीं। मतलब आप प्रॉम्प्ट डालेंगे, कुर्सी बन जाएगी, ये तो आज भी अवेलेबल है। आप प्रॉम्प्ट डालेंगे, ट्रेन बन जाएगी। तो अब आपको कैसी ट्रेन चाहिए, क्या चाहिए, वो आपको बस पता होना चाहिए। बस अभी जो स्टार्ट करियर पे अपने हमारी बात हो गई, जो लड़के सीखना चाहते हैं, तो कोई अभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है जो करंटली लड़का है बिल्कुल रेडी है, पूरी पॉडकास्ट सुनता हुआ है, वो चाहता है कि बस मैं कल से स्टार्ट कर दूं, इंस्टीट्यूट के अभी इंक्यूबेशन बनता है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो सकता है, आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, कहाँ जा सकता है अपना करियर बनाने के लिए? अभी NED में भी एक कोर्स होता है इसका, एक तो NED में होता है, और मेरा ख्याल है कि दैट इज़ अ सीरियस कोर्स जहाँ पे उनको जाना चाहिए। 1-2 इंस्टीट्यूट और हैं, बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि 2-3 महीने रुक जाओ, सेगा को आने दें और सेगा से शुरू करें। और उससे पहले जो भी आपको करना है आप YouTube से सीखें, क्योंकि सेगा मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि एक सीरियस इनिशिएटिव है, और वहाँ से वाकई लोग ट्रेंड होंगे और इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी पाकिस्तान की। अच्छा, 3 महीने में शायद कन्फ्यूजन हो जाए। हम कहते हैं कि 2025 की जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा फॉर श्योर। ठीक है ना? फॉर श्योर। नहीं उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि देखिए उसके अंदर 1-8 महीने में वो अवॉर्ड कर देंगे, उसके बाद 3-4 महीने हाँ आप ये समझ ले वही टाइम आ गया, क्योंकि हाँ वही टाइम। पॉडकास्ट कोई सुनता आ रहा है तो वो गैस नहीं कर पाएगा। बस वो सेगा को रखें कि NED से में होगा, वो भी एक अच्छी लोकेशन है और एक एक्सेसिबल लोकेशन है, ऐसा भी नहीं है, और प्रॉपर सेटअप बन रहा है। इट्स अ वेरी बिग सेटअप, और आई एम सरप्राइज मतलब एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का चेंज आ रहा है एनिमेशन और गेमिंग के लिए। और न्यू कमर्स के लिए तो बैरियर टू एंट्री, इवन न्यू कमर्स नहीं, सिर्फ देखें इस तरह से वैरायटी ऑफ कोर्सेज होंगे एनिमेशन के ऊपर, और गेमिंग में भी इसी तरह से होंगे कि
जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी अपनी स्किल अपडेट करवा लेंगे वहाँ जाके। वो भी वहाँ पे कोई ऐसा कोर्स ले लेंगे जो उनको कोई ऐसी चीज़ लेनी है, यानी कोई मॉडलर है तो वो रिगिंग सीख सकता है, कोई रिगर है तो वो मॉडलिंग सीख सकता है, कोई एनिमेशन सीख सकता है, कोई लाइटिंग सीख सकता है, और फ्री कोर्सेज हैं ये। सो आप अपनी डेली रूटीन में से ब्रेक लेके आप ये कोर्सेज करेंगे तो आपकी स्किल अपडेट होगी। देखिए इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप होने जा रही है पाकिस्तान में, सब्जेक्ट टू कि हमें इस इंडस्ट्री के लिए फाइनेंसर्स, इन्वेस्टर्स, वीसीज या फंडिंग अवेलेबल हो। तो ये वो टाइम है कि वो लोग भी पैसा बनाएंगे और इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो करेगी। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर एंटरप्रेन्योर भी, वो ज़ाहिर हैं ही, और पीपल हु अंडरस्टैंड द बिजनेस। अच्छा आसिफ भाई, कोई ऐसा सवाल आपको लगता है कि पूरी एनिमेशंस में, क्योंकि नॉट द एक्सपर्ट कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन हो, आई डिड ट्राइड कि जो भी सवाल हो मैं कर लूँ, पर आपको ऐसा कोई लगता है कि दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये तहसीन इस्लाम ने एक सवाल नहीं किया, ये पूछ लेना चाहिए था, कि ऐसा कोई मिसिंग पॉइंट ना रह जाए? ताकि आप मुझे बता दें तो वो रिकॉर्डेड ही चला जाए, कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिस हो जाए, क्योंकि आपका माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन क्योंकि मैं पूरी तो नहीं कवर कर पाया, लेकिन नहीं, आपके सवालात काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थे और आपने मेरा ख्याल है कि हर एंगल से किया है। हाँ, एक चीज़ है कि किस तरह के लोगों को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। ठीक है, ये सवाल मैं आपसे, ये लाइव ही रिकॉर्डेड ही चल रहा है तो आप इसका जवाब दे ही दें, ये किस तरह के लोगों को इंडस्ट्री में आना चाहिए? देखें, मेरे अपने एक्सपीरियंस में जो अच्छे एनिमेटर या अच्छे डिजिटल आर्टिस्ट जो मैंने देखा है, आर्टिस्ट का वर्ड आ गया, सो वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट आर्ट के अंदर होता है। ठीक है, यानी आई थिंक फीमेल्स के लिए ज़्यादा इनोवेटिव है, फीमेल्स मैंने देखा आर्ट्स में ज़्यादा होती हैं। डिपेंड करता, मगर मेरा ख्याल है कि मेल फीमेल का मैं वो डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी नज़र में लड़कियां भी उतनी ही कैपेबल होती हैं, इन ज़्यादा भी होती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आपके अंदर आर्ट का और आर्ट से रिलेटेड, यानी अगर आपको म्यूज़िक का भी शौक़ है, आपको मतलब इस तरह का शौक है, आपके अंदर कोई ना कोई एस्थेटिक और आपके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी का ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके अगर ड्राइंग स्किल्स हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हैं तो आपकी देखें ये पूरी इंडस्ट्री बेस्ड करती है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ये करती है सोचने पे, थिंकिंग के ऊपर, क्रिएटिविटी। हर दफ़ा जब आप काम करने जाते हैं, कैरेक्टर को एनिमेट कर रहे होते हैं, तो आपको विजुअलाइज करना पड़ता है कि यार ये कैसे चलेगा, कैसे जाएगा। अगर आप एक ही तरीके से कर रहे होंगे तो वो तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा कि एक फिल्म में 6 कैरेक्टर हैं और 6 के 6 एक तरह से चल रहे हैं, तो ये बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है। तो उसके लिए आपकी रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एक बिल्ली किस तरह चलती है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बिल्ली का वॉक साइकिल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप देखें, हम लोग सारी ज़िंदगी बिल्लियाँ देखते आए, लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे बिल्ली चलती कैसे है तो बहुत कम लोगों को पता होगा, यानी 0.1% को पता होगा जो आपको बता सकेंगे कि बिल्ली चलती कैसे है। वो 0.1% लोग वो होते हैं जिनको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि वो लोग बिल्ली को देखते नहीं है, ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं ये कहूँगा आज भी तमाम लोगों से कि आप चीज़ों को देखें नहीं, चीज़ों को स्टडी करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें। देखिए इस इंडस्ट्री में जो आपको करना होता है ना, वो सब कुछ आपके गिर्द बचपन से आज तक मौजूद है। यानी लाइटिंग कंडीशंस हर तरह की आप ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन जब आप लाइटिंग आर्टिस्ट बन के बैठते हैं तो आप बेसिक मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते कि यार अच्छा मैं इस कमरे में बैठा हूँ, मैं एक बल्ब जलाऊँगा तो क्या लाइटिंग कंडीशन आएगी, ट्यूबलाइट जलाऊंगा तो क्या आएगा, बल्ब जलाऊंगा, येलो जलाऊंगा, रेड जलाऊंगा, यू गेटिंग माय पॉइंट। ये तो घरों में ही होता है ना इस तरह की लाइटिंग कंडीशन। तो अगर ये ही आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, स्टडी करें, मैं नहीं कह रहा आप ड्रॉ करें, मैं नहीं कह रहा आप पेंट करें, आप सिर्फ स्टडी शुरू कर दें, आप ऑब्जर्वेशन शुरू कर दें। आप कुत्ते को गली में घूम रहा है, उसको आप स्टडी करेंगे, यार ये किस तरीके से चल रहा है, ये कैसे खाने पे मुंह मार रहा है, ये देख कैसे रहा है, इसके कान कैसे हैं, इसकी दुम कैसे हिल रही है, ये भाग कैसे रहा है, ये बार्क कैसे कर रहा है, भौंक कैसे रहा है। सेम गोज विद बिल्ली के, मतलब क्रोज आपके घरों के पास होते हैं, चिड़ियाँ होते हैं, दरख्त होते हैं, सब कुछ मौजूद है आपकी स्टडी के लिए। देखें टूल समझना तो बात की बात है, ड्राइंग की स्किल भी बात की बात है, उसकी शायद आपको ज़रूरत ना पड़े,
लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको स्टडी करनी है। तो मेरा मशवरा यही है, जो एग्जिस्टिंग भी लोग हैं इंडस्ट्री में, वो अपने आप को, और मैं हर जगह ये बात करता हूँ, और जो एग्जिस्टिंग है इंडस्ट्री में और जो नए आना चाह रहे हैं, वो आज से चीज़ों को स्टडी करना शुरू करें। उतना ही टाइम लगेगा, देखें बिल्कुल तहसीन, आप बात समझ रहे हैं, बिल्कुल उतने ही सेकंड लगेंगे, उतने ही मिनट लगेंगे, और आप देखते भी हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप गौर करें, आप उसको तवज्जो दे के देखें, आप उसे स्टडी करके देखें, तो आपको वो डिटेल्स पता लगेंगी जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए आपको चाहिए। डन हो गया। जाते जाते व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें, कोई भी एक मैसेज जो कि बच्चा है कैरियर स्टार्ट करना चाह रहा है उसके लिए, और जो ऑलरेडी इस कैरियर में उसके लिए, कि वो कहाँ से, जैसे कि कोई 2D में है 3D में आना चाहे, उनके लिए कोई मैसेज? मैं एक जनरल मैसेज, देखें पहली चीज़ तो ये कि अब AI के बाद, यानी पिछले 1 साल के बाद, ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। सो जो भी इस इंडस्ट्री के अंदर है या आना चाह रहा है, वो ये जहन में रखे कि ये ओवर द नेक्स्ट 5 years 10 years ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से चेंज होगी, बहुत तेज़ी से चेंज होगी। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्रिएट होंगी और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, जनरली मैं सोचूं तो ये इंडस्ट्री AI की वजह से मीडियोकर्स का रोल ख़त्म होता चला जाएगा, और इसमें वही लोग सक्सेसफुल होंगे जिनकी ऑब्जर्वेशन, जिनकी अंडरस्टैंडिंग और जिनकी नॉलेज अच्छी होगी, वो लोग इस इंडस्ट्री में आगे सक्सेसफुल करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री शायद ना रहे, क्योंकि अगर मैं एक प्रॉम्प्ट दे के पूरा सीन जनरेट कर सकता हूँ, तो अब ना मुझे मॉडलर चाहिए, ना मुझे एनिमेटर चाहिए, ना मुझे आर्टिस्ट चाहिए, ना मुझे कोई चाहिए, ठीक है। लेकिन आप खुद भी वो प्रॉम्प्ट वाले आदमी बन सकते हैं अगर आपकी वो नॉलेज है, और वो आपकी जो होनी चाहिए। मतलब देखें ना, आप अकाउंटेंट बनते हैं तो आप 2 और 2 4 सीखते हैं ना, आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल सीखते हैं, फिर आप अकाउंटेंट बनते हैं। पहले वो कैलकुलेटर से ऑटोमेटेड हो रहा है। एग्जैक्टली, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, आज भी अकाउंटेंट की वही वैल्यू है। तो इसी तरह से एनिमेशन में भी है कि लोग पता नहीं ये नहीं समझते कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए इंडस्ट्री के बारे में, आप गलती नहीं करनी चाहिए, आपको कम से कम बेसिक तो नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको वो नॉलेज होगी तो AI के टूल पे भी आप सक्सेसफुल रहेंगे, और आप अच्छे सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन अगर वो नॉलेज नहीं होगी तो बग़ैर AI के दोनों तरीके से आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सो बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगी। तो आप अगर इस इंडस्ट्री में आप आते हैं तो ये आप जहन अपना तैयार रखें कि आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल वर्क टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करना। तो ये चीज़ आप जहन में रखें, और ये चीज़ जो हैं मौजूद हैं और जो फ्यूचर में है। अच्छा, मैं चाहता हूँ आप ग्रॉसरी वर्ड्स भी दे दें, क्योंकि ना इसके कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन वर्ड्स है। जैसे कल मैं देख रहा था मेटा का, उसमें ऑगमेंटेशन का वर्ड यूज़ किया, ठीक है ना, अब उसका मतलब लोगों को नहीं पता होगा। वर्चुअल रियलिटी का वर्ड यूज़ किया, और कुछ ऐसे किए वर्ड्स जो हमें समझ नहीं आते, जो इस इंडस्ट्री में आता हूँ मैं, जाते हुए एंड में चाहता हूँ उनको ग्रॉसरी मिल जाए कि भाई दिस इज़ द वर्ड्स दैट आप उसको जाके समझें, ताकि आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपको परेशानी ना हो। तो देखें, बेसिकली तो अब पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि जनरेटिव AI और AI क्या होता है। हाँ, ये इसकी AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है कि आर्टिफिशियल जनरेटिव, ठीक है। अब जनरेटिव में किस तरह के जनरेटिव टूल्स हैं, ठीक है। अब सब में कॉमन चीज़ जनरेटिव AI में है, वो है प्रॉम्प्ट, ठीक है। आप लोगों को जो चीज़ सीखनी चाहिए वो अब ये सीखनी चाहिए कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से होती है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप अगर VR पे आते हैं तो वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये है कि एक चीज़ आपके स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर एक वर्चुअली एक स्पेस बनी हुई है जिसको हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, ठीक है। और ऑगमेंटेड रियलिटी, जैसे AR आपने कही, तो ऑगमेंटेड ये है कि आप रियलिटी को किस तरीके से इन्हेंस कर रहे हैं, मतलब उसमें आप
उसका पार्ट बन के आप ऑगमेंट कर रहे हैं। एक्सटेंडेड रियलिटी, बियॉन्ड रियलिटी क्या है, मतलब तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं, मेरा ख्याल है इन सब में इनको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देंगी। सो बेसिकली तो ये है कि भाई जो एग्जिस्टिंग टूल हैं वो आप एनिमेशन के सीखें, ठीक है, और आप AI के ऊपर तो लगा दे टाइम लगा दें। उसके लिए आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। उसकी ब्यूटी यही है कि आपको कोई बहुत पावरफुल मशीन नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तहसीन, और थॉरली एंजॉयड, और आपका बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे। थैंक यू अगेन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।